हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसे भी देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरली हम लोग कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो भी कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के पास में क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत सारा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडक्टर से बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैटरी से हम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो जब इसमें हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो बैटरी का ये टर्मिनल क्या, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि जब अलग अलग चार्ज रहता है तो उसके बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो बैटरी का ये जो टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन सब क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस कंडक्टर से होकर मूव करेगा, दैट मीन्स इस मतलब पार्ट से एक सेकेंड में कितना चार्ज पास किया। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि अगर हमको एक सेकेंड में कितना चार्ज पास किया अगर पता रहेगा तो 10 सेकेंड तक फ्लो होगा, उसको 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करके इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या बनता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ follow of charge, the rate of follow of charge is called इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय आई से। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लिख सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या हो सकता है, Q ओपन T, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में कि चार्ज, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, अपॉन टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इस तरह से क्या बन गया, कूलम पर सेकेंड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पढ़ते हैं कूलम पर सेकेंड। और जो कूलम पर सेकेंड होता है वो बराबर होता है ए का, और ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है एम्पियर। ठीक है, इसलिए जो करंट का एसआई यूनिट होता है, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, करंट का एसआई यूनिट होता है ए, दैट मीन्स क्या, एम्पियर। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि करंट का एसआई यूनिट क्या है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। अब देखो, जो एम्पियर क्या होता है, एक बिगर यूनिट है, मतलब बड़ा यूनिट है। तो हम लोग उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, स्मॉलर यूनिट कर सकते हैं। तो स्मॉलर यूनिट में क्या क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉलर यूनिट में आपका आ सकता है मिली एम्पियर, क्या आ सकता है, मिली एम्पियर। ठीक है, और मिली एम्पियर को क्या लिखते हैं, स्मॉल एम कैपिटल ए। ठीक है, और 1 मिली एम्पियर का वैल्यू कितना होता है, तो 1 मिली एम्पियर का वैल्यू होता है 10⁻³ एम्पियर। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, जिसको म्यू ए बोलते हैं। और 1 माइक्रो एम्पियर का वैल्यू कितना होता है, तो 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, अब देखिए, जब किसी भी सर्किट से करंट पास होगा तो सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो किसी भी सर्किट में जो करंट होता है तो करंट को मेजर करने वाला डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। और सर्किट में एमीटर को हमेशा कैसा कनेक्ट करते हैं, सीरीज में रखते हैं। ठीक है,
और सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पर दो वर्ड आया कि सीरीज क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, तो इस सब के बारे में हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम नीचे लिख सकते हैं एमीटर measure the electric current in the circuit, ठीक है। जो भी सर्किट में करंट होगा, करंट को हम लोग मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एमीटर का। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हम लोग हमेशा क्यों किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। ये सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सीरीज में ही क्यों करते हैं, बिकॉज इट्स रेसिस्टेंस इज लो, ठीक है। इसको सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं इसलिए क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, काफी कम होता है। अब यहाँ पर फिर से एक नया वर्ड आया, रेसिस्टेंस। ये क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। क्या सीखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो इसको थोड़ा अच्छा से हम लोग समझते हैं। तो अभी जैसे हम लोग बताए हैं कि सपोज एक आपका कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के पास आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस कंडक्टर के पास क्या आपका बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको सपोज दैट हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब इस कंडक्टर को हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के साथ, ठीक है। तो बैटरी के पास प्लस माइनस होता है, कनेक्ट कर दिए। और जब इसको हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। किधर मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग जो करंट का डायरेक्शन लेते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं, हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा मूव कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। दैट मीन्स जो करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर्ड हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं चला था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, तो उस समय माना गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन होगा वो हमेशा किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में। लेकिन बाद में पता चला कि जो करंट होता है तो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आता है। तब यहाँ पर क्या किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो करंट बना उसका नाम बदल के तब रख दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। और जो पहले हम लोग कंसीडर करते थे कि करंट किधर मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरह के करंट का क्या नाम रखा गया, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो इस चीज को चेंज नहीं किया गया और उसी को माना गया कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको इसलिए माना गया क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर्ड हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था और हम लोग उससे माना गया कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा था, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। इसलिए
जो पहले हम लोग मान के चलते थे उस करंट का नाम क्या रखा गया है, कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उस करंट का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, करंट किधर मूव करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, और उस करंट को क्या बोला गया है, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट वाला करंट को क्या नाम रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि किसी भी सर्किट में करंट कंटिन्यू कैसे फ्लो होते रहता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग वाटर करंट का एग्जांपल के द्वारा करंट का मूवमेंट को हम लोग समझ सकते हैं। सपोज दैट आपके पास इस तरह का एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप का नाम हम रख दिए ए बी। ठीक है, और इस पाइप, जो पाइप ए बी है, ए बी पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पानी को फ्लो करवाना है। मतलब हमेशा इस पाइप में क्या होना चाहिए, पानी फ्लो होते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको पानी सप्लाई कहाँ से हो रहा है, तो इस पाइप को पानी सप्लाई हो रहा है यहां से, और एक यहाँ पर क्या है, टब है। ठीक है, और यहाँ इस टब में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, जो टब इससे कितना हाइट पर है, एच हाइट पर है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ए बी को क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि जो पाइप ए बी है, ए बी पर क्या होगा, कंटिन्यू क्या होता रहे, पानी फ्लो करता रहे, तो ए बी पानी कहाँ से ले रहा है, इस टब से ले रहा है, तो इस टब से इधर से पानी निकल रहा है और कहाँ पर आ रहा है, इस टब के पास। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद इस टब का पूरा पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस टब का पानी जब पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या उसके बाद इस पाइप में पानी फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो अगर हमको इस पाइप में कंटिन्यू करंट फ्लो करवाना है, तो कंटिन्यू करंट फ्लो करवाने के लिए तब हम लोग क्या करते हैं कि इस टब से एक वाटर पंप को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक पंप को क्या किए, कनेक्ट कर दिए, वाटर पंप को। ठीक है, और इस वाटर पंप को कनेक्ट करने के बाद इसको ले जाकर इस टब से कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा, जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो पानी आएगा, उस पानी को ये वाटर पंप क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा, और ऊपर ले जाके फिर इस टब में डाल देगा। तब जब ऐसा होगा तो क्या हमेशा इस पाइप में पानी फ्लो करता हुआ नहीं रहेगा। तो अगर यहाँ पर वाटर पंप हमेशा पानी को ऊपर तरफ लेते जाएगा, तो इस पाइप में क्या होगा, आपके पास कंटिन्यू पानी फ्लो करते जाएगा। सेम केस करंट के साथ होता है। सपोज दैट जैसे हम लोग बैटरी को हम कनेक्ट कर दिए, इस कंडक्टर में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके तरफ मूव करने लगेगा। कुछ समय के बाद तो आप ऐसा आएगा कि इस कंडक्टर के पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास। ठीक है, जब सब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ जाएगा, तो उसके बाद इस कंडक्टर में एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा, नहीं बचेगा। तो जब इस कंडक्टर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तब तो यहाँ पर करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर इस सर्किट में हमको कंटिन्यू करंट को फ्लो करवाना है, जैसे इस डायग्राम में अगर इस पाइप में हमको कंटिन्यू वाटर को फ्लो करवाना है, तो यहाँ पर जो वाटर पंप है वो क्या करता है, कुछ वर्क करता है, और इस वर्क करके यहाँ का पानी को फिर ले जाके इस टब में क्या करता है, डालता है। सेम चीज यहाँ पर भी होता है। जब इस पाइप का जितना जब इस कंडक्टर का जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, सब इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ जाएगा, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। अगर हमको सर्किट में कंटिन्यू करंट को बना के रखना है, तब क्या करना होगा, फिर से इस पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज को किसके पास भेजना होगा, नेगेटिव टर्मिनल के पास भेजना होगा। तो यहाँ पर भेजने के लिए क्या करता है, बैटरी क्या करता है, कुछ वर्क करता है। दैट मीन्स जो बैटरी होता है, बैटरी के पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, बैटरी के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या होता है, केमिकल एनर्जी।
तो बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जो उसके पास जो केमिकल एनर्जी है, वो बैटरी उस केमिकल एनर्जी का यूज करके यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फिर से पॉजिटिव टर्मिनल से किसके पास भेज देता है, नेगेटिव टर्मिनल के पास। ठीक है, और फिर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंटिन्यू मूव करेगा। जब बैटरी का केमिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा, ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव तक भेज नहीं पाएगा और सर्किट में करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये वाला हम लोग समझे इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए। इसी तरह सेम केस हो सकता है कन्वेंशनल करंट के लिए। सपोज दैट इस कंडक्टर में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, सब पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। और जब सबका सब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इस बैटरी के पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट अपना केमिकल एनर्जी का यूज करेगा और यूज करके पॉजिटिव चार्ज को फिर क्या करेगा, नेगेटिव से किसके पास भेजेगा, पॉजिटिव के पास। ठीक है, और जब तक इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तक भेजेगा, सर्किट में क्या होगा, कंटिन्यू आपका करंट फ्लो करता रहेगा। जिस समय इसका केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक नहीं भेज पाएगा, उस समय आपका कन्वेंशनल करंट भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस किसी एक इलेक्ट्रॉनिक करंट से लेकर समझिए, चाहे कन्वेंशनल करंट के लिए लेकर समझिए, दोनों के लिए क्या होता है, बैटरी ही सर्किट में क्या करता है, करंट को मेंटेन करके रखता है। उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, सर्किट में मेरा क्या होता है, कंटिन्यू करंट फ्लो होता है। और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, अब देखिए, सपोज दैट एक कंडक्टर है। ठीक है, अब कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। और मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1 कूलम। कितना चार्ज है, 1 कूलम। तो इस कंडक्टर का टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज को लिख सकते हैं 10 × 1, तो कितना हो जाएगा, 10 कूलम। दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर का टोटल चार्ज को निकालने के लिए तब हम लोग क्या करते हैं, उसका नंबर से चार्ज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान के चलते हैं, सपोज an electron suppose an electron of charge E flow through a conductor। ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं कि n इलेक्ट्रॉन है जिसके पास चार्ज क्या है, E है, फ्लो कर रहा है किससे, किसी भी कंडक्टर से। तब उसका टोटल चार्ज क्या होगा, तब उसका टोटल चार्ज क्या हो सकता है, तब उसका टोटल चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा, n × E हो जाएगा। क्योंकि जितना चार्ज जाएगा उससे उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऐसा होगा तब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, तब आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट I = क्या होता है, Q/T। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, NE/T। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NE/T। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जो करंट का यूनिट होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर या फिर डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा देता है, सिंपल रहेगा कि डिफाइन 1 एम्पियर। और कभी कभी इसी को घुमा के पूछ देगा, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट को डिफाइन करना है, तो हमको सबसे पहले जानना होगा करंट का यूनिट क्या होता था, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सिंस I = क्या होता है, Q/T। कैपिटल भी लिख सकते हैं Q को। तो हम लोग जानते हैं कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। लिख दिए, इक्वल टू की जगह इक्वल टू
चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो कूलम दे दिए, अपॉन टाइम का क्या होता है सेकेंड। अब डिफाइन कितना करना है 1 एम्पियर को, तो इसके आगे क्या लगाएंगे 1, तो जब हम यहाँ पर 1 लगाएंगे तो यहाँ पर भी इजीली 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर भी क्या लगा सकते हैं 1। तब इस तरह से 1 एम्पियर का क्या डिफिनेशन होगा, तो जब किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा 1 कूलम, तो जो करंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 एम्पियर। दैट मीन्स व्हेन 1 coulomb charge passes through a conductor in 1 second, then the current is known as 1 ampere। जब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा 1 कूलम, तो उस करंट का वैल्यू क्या होता है 1 एम्पियर। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम चार्जेस passes through a conductor in 1 second, is known as 1 एम्पियर। ठीक है, when 1 coulomb charges passes through a conductor in 1 second, then current is known as 1 ampere या फिर is known as 1 ampere। इसमें then ही लिख दो, then current is called 1 ampere। तब करंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि करंट का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि जो 1 कूलम चार्ज है, जैसे अभी हम लोग सीखे हैं कि सपोज दैट एक कंडक्टर है, उसमें क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा 10 इंटू ई होगा। तो उसी तरह सपोज दैट मान के चलते हैं कि चार्ज कितना है 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। तो उसको हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू कितना दिया है 1 कूलम, दैट मीन्स क्यू बराबर कितना दिया 1 कूलम, आपसे एन निकालने बोला गया है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल चार्ज, सिंस टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू क्या आता है एन इंटू ई, आप में इसमें से आपको क्या निकालना है एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं एन इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू का वैल्यू कितना दिया 1 कूलम, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये वाला हम लोग पहला वाला वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। अब यहाँ से कूलम कूलम कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1.6, इसका जो 10 का पावर 19 है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 19 हो जाएगा, माइनस प्लस बदल जाएगा। इसका पॉइंट को सॉर्ट आउट करेंगे तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ऊपर में बचेगा 10 16 इंटू 10 का पावर 19। अब देखो ये जो 19 को जीरो है सब 10 का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो 10 वो 16 से छोटा है, तो ये 10 क्या करता है इससे एक जीरो ले लेता है, तो 19 से एक ले लेगा तो इसके पास कितना बचेगा 18 बचेगा। तब जब 10 उससे एक जीरो लेगा तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 16, और यहाँ कितना बचेगा 10 का पावर 18। जब आप 16 से 100 को डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18। दैट मीन्स 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, सपोज दैट एक क्वेश्चन, इसको समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं इसको अच्छा से। सपोज 10 इंटू 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, सपोज 10 इंटू 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन passes through a
कंडक्टर इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। देन फाइंड करंट। अगर मान के चलते हैं किसी कंडक्टर से 40 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, 10 इंटू 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो करंट होता है, करंट का फॉर्मूला क्या आता है, I इक्वल टू क्या आता है, Q बाई टी। और क्या होता है, और हम लोग पढ़े I इक्वल टू क्या होगा, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, NE अपॉन टी। तो इसमें हमको नंबर दिया, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस I इक्वल टू क्या आता है, NE बाई टी। N का वैल्यू कितना दिया है, 10 इंटू 10 का पावर 19। E का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। और टाइम कितना दिया, 40 सेकेंड्स, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। इसका पॉइंट को सॉर्ट आउट करेंगे तो नीचे में क्या आएगा, 10 आएगा। ये 10 और ये मेरा 10 कट गया, ये 10 का पावर माइनस 19, ये 10 का पावर प्लस 19 कट गया, तो उधर क्या बचा, 16 अपॉन 40। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 64 इंटू 10, 4 का टेबल में 4 बार में, तो यहाँ पर बचेगा 4 अपॉन 10, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.4। और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो अगर 10 इंटू 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन 40 सेकेंड में पास कर रहा है, तब करंट का वैल्यू कितना होगा, 0.4 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, V से, ठीक है। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी हम लोग यहाँ पर समझे कि सपोज दैट एक कंडक्टर है, इसके पास क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। जब इसको हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर दिए, बैटरी के साथ, तब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आसानी से क्या हुआ, नेगेटिव से किधर फ्लो करने लगा, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव तक भेजने के लिए, पॉजिटिव से कहां पर भेज रहे थे, नेगेटिव तक, तो नेगेटिव तक भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, कुछ वर्क करना पड़ रहा है केमिकल एनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो चार्ज को एक पॉइंट से भेजकर दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ले जाने में हमको जितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को ही क्या बोलेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट का क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम लोग बात करते कन्वेंशनल करंट का, तो कन्वेंशनल करंट में क्या होता है, करंट किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज दैट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से कहां पर भेजना है, पॉजिटिव टर्मिनल तक। तो इसको यहां से यहां तक भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाने के लिए हमको जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को क्या बोलेंगे, ये दोनों पॉइंट के क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझने के लिए सपोज दैट मेरा पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप लोग को पता है या फिर इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग बताए हैं कि एक सोर्स चार्ज होता है जो अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। सपोज दैट ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें 2 पार्टिकुलर पॉइंट चुन लिए, एक पॉइंट क्या चुन लिए, ए, और एक पॉइंट क्या चुन लिए, बी। अब जैसे इसको यहां से यहां ला रहे थे, फिक्स पॉइंट है, मेरा पास जो घर में करंट आता है वो काफी दूर से आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो चार्ज को फॉलो कराएंगे वो बहुत दूर से, तो जब बहुत दूर से फॉलो कराएंगे तो क्या ले लेते हैं, इनफिनाइट, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज जिसका वैल्यू 1 है, दैट मीन्स उसको क्या बोल सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज हो कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर लाएंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब इसको इधर लाएंगे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दैट मीन्स इस चार्ज को हम यहाँ पर ला नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या काम कर रहा है, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। अगर इस चार्ज को ए तक लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और जो हम लोग वर्क करेंगे वही क्या होगा, इस पॉइंट के लिए उसका क्या होगा, पोटेंशियल होगा। सिमिलरली इस चार्ज को हमको यहाँ से इन्फिनाइट से लाना होगा कहाँ पर, बी तक। तो इन्फिनाइट से अगर हमको बी तक लाना है तो बी तक लाने के लिए हमको जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को तब क्या बोलेंगे, बी का पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट का होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या होता है। तो हम यहाँ से इसको यहाँ लाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, वर्क। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, किसको ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहां से, इनफिनाइट से, कहां पर ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर। तो लाने के लिए हमको जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को उस पॉइंट का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह से, और सपोज दैट मान के चलते हैं कि इन्फिनाइट से ए तक लाने के लिए हमको 20 वर्क करना पड़ा, और इन्फिनाइट से बी तक लाने के लिए हमको 25 वर्क करना पड़ा। ठीक है, अगर इसी में सिर्फ ए से बी ले जाते तो कितना एक्स्ट्रा करना पड़ता, ओनली 5 करना पड़ता है। दैट मीन्स बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, 5 का है। ठीक है, तो जब अगर एग्जाम में पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं डिफाइन करके। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a unit positive charge, from infinite to a point, और वो पॉइंट कहाँ होगा, from infinite to a point in the electric field is known as electric potential of that point। वो क्या होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा, किसको ला रहे हैं, वर्क करना पड़ रहा है, तो ऊपर में W होगा किसको लाने के लिए, पर यूनिट चार्ज को लाने के लिए। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W/Q। अब बात करते हैं इसका यूनिट। तो ऊपर में W है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो यहाँ पर जूल हो जाएगा, अपॉन चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। तो इस तरह से क्या बनेगा, जूल पर कूलम। इसको क्या पढ़ेंगे, जूल पर कूलम। ठीक है, और ये जो जूल पर कूलम होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, V, और V का मतलब क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं SI यूनिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट को भी V से लिखते हैं, और उसका मतलब क्या होता है, वोल्ट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं, V से,
और उसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से। ठीक है, अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच का होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से ही। सपोज दैट ये मेरा क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग दो पार्टिकुलर पॉइंट चुन लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या चुन लिए, बी। अब एक यूनिट चार्ज को कहां से ले जाना, पॉइंट ए से कहां तक ले जाना, पॉइंट बी तक। तो ए से बी तक ले जाने के लिए हमको जो भी वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को ही क्या बोल सकते हैं, पॉइंट बी और ए के बीच का क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन, the amount of work done in bringing a unit positive charge, the amount of work done in bringing a unit positive charge from, कहाँ से कहाँ, from 1 point to another point, और ये दोनों पॉइंट कहाँ पर है, from one point to another point in the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रहेगा। in the electric field is known as, उसको क्या बोल सकते हैं, is known as potential difference, is known as potential difference between these point, तो उसको बोल सकते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, उन दोनों पॉइंट का। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय V से। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या ले सकते हैं, हम कहां से कहां ले जा रहे हैं, A से B से, तो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। हम वर्क कर रहे हैं, लेके कहां जा रहे हैं, A से B तक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A to B। अब देखो इसको कैसा लिख सकते हैं, A से B, तो दैट मीन्स B तक ले जाने में जो वर्क हुआ तो कितना पता चलेगा, तो B वाला वर्क से किसको घटाना पड़ेगा, A वाला को, तो इसको और कैसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर B हो जाएगा, और यहाँ पर तब लिखेंगे WB माइनस क्या होगा, WA अपन Q, तो WB से WA वाला वर्क को जब घटा देंगे तो इससे मिलेगा क्या, A से B तक ले जाने में किया गया वर्क। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, WB/Q माइनस WA/Q। अब हमको पता है कि W/Q को तो पोटेंशियल बोलते हैं, तो ये भी पोटेंशियल होगा, लेकिन कौन सा पॉइंट का बात हो रहा है, B का, तो सबस्क्रिप्ट में B लगा देंगे, माइनस इसका मतलब क्या हो जाएगा, V से A, और इस तरह से A और B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, मतलब B का पोटेंशियल में जब A का पोटेंशियल को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका भी यूनिट सेम चीज है, सिर्फ ये दो पार्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट के लिए होता है, सॉरी पोटेंशियल किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के लिए होता है। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका भी ऐसा यूनिट होता है V, और V का मतलब क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सर्किट का जब दो पार्टिकुलर पॉइंट चुनेंगे और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक है, और वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में कैसा जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं। ये पैरेलल क्या होता है, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पैरेलल में जोड़ते हैं, और पैरेलल में ही क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, आगे चलकर हम लोग सीरीज और पैरेलल के बारे में सीखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर measure the potential difference between two points. ठीक है, 2 points, इसको हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? It is always connected in parallel. इसको हमेशा क्या करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स रेसिस्टेंस इज हाई। इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। हमको जिस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, अगर सपोज दैट ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सर्किट में इसी के पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं? वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है? इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कभी कभी पूछा जाता है कि 1 वोल्ट क्या होता है? डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं कि जो वोल्ट होता है वो वोल्ट किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। और वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल का भी यूनिट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। और V का यूनिट भी वोल्ट के लिए V लिखते हैं, वर्क के लिए क्या होता है? जूल, और चार्ज के लिए क्या होता है? कूलम। यहाँ 1 वोल्ट, दैट मीन्स यहाँ पर भी हम 1 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी 1 लगाएंगे, यहाँ पर भी क्या होगा? 1 होगा। अब सपोज दैट 2 पॉइंट चुन लिए, एक पॉइंट क्या चुन लिए? ए, और एक पॉइंट क्या चुन लिए? बी। ठीक है, अब देखो 1 वोल्ट क्या होगा? मेरा पास चार्ज कितना है? 1 कूलम। अगर इस 1 कूलम चार्ज को ए से कहां तक ले जाना है? बी तक। 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए अगर हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है? 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। दैट मीन्स ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 1 वोल्ट। तो इस तरह से 1 वोल्ट को क्या कैसे लिख सकते हैं? इफ 1 जूल वर्क इज डन, if 1 joule work is done to move 1 coulomb charge, if 1 joule work is done to move 1 coulomb charge from कहां से कहां? from 1 point to another point, then the potential difference is called 1 वोल्ट। ठीक है, जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, दैट मीन्स दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना का है? 1 वोल्ट का है। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से भी समझ सकते हैं। सपोज दैट एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट मेरा पास चार्ज है 10 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन बना देते हैं, इफ 50 जूल वर्क इज डन टू मूव, if 50 joule work is done to move 10 coulomb charge from 1 point to another point, then the potential difference, तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो हमको क्या निकालना? तो हम लोग को पता है कि सिंस V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। तो यहाँ पर W का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 का, और चार्ज का वैल्यू कितना दिया है? 10 का। डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 5 वोल्ट। अगर 10 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है? 50 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। दैट मीन्स उस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना का है? 50 वोल्ट का। ठीक है,